है ना। पहला कौन सा था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर n क्रॉस n2, वो कभी भी क्वेश्चन उसमें बन जाता है। छोटा सा क्वेश्चन होता है T ऑफ B इक्वल टू A इंटू बी n क्रॉस n से, उसमें 5 रिजल्ट इंपॉर्टेंट थे, याद आया ना। T फ्रॉम Rn क्रॉस n टू Rn क्रॉस n सच दैट T ऑफ B इक्वल टू A इंटू बी वेयर A इज एनी फिक्स्ड मैट्रिक्स। इसमें आपने प्रूफ किया था, सबसे जो रिजल्ट था कि जो स्टैंडर्ड बेसिस या बाय अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ बेसिस वी कैन ऑलवेज फाइंड मैट्रिक्स ऑफ T एज ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। अगर A n क्रॉस n है तो T की जो मैट्रिक्स बनेगी वो n स्क्वायर क्रॉस n स्क्वायर बनेगी और डायगोनल पे A ही रहेगा, है ना। ये किया था, नहीं याद आ रहा। इसके कुछ पॉइंट लिखाए थे आपको, T ऑफ B इक्वल टू A B बिलोंग्स टू R n क्रॉस n, देन ठीक है 1 there exists as a basis for ये बनाया था। इंडक्शन यूज कर सकते हो 2 क्रॉस 2 यूज करके, 4 क्रॉस 4 ले लीजिए, ये 2 क्रॉस 2 ले लीजिए, 4 क्रॉस 4 बन जाएगा, तो 2 ब्लॉक आएंगे n इक्वल टू 1 के 2 हो जाएगा वहां पर, और फिर यूज इंडक्शन एंड देन प्रूफ फॉर दिस। किया था ये, तुम ऐसे कहां खोए हुए हो। हाँ किया था, हुआ था, फर्क है दोनों में। अच्छा ठीक है। B एक तो यहां से भी सोच सकते हो, नहीं तो अलग से आपने प्रूफ किया था, इसको ऐसे भी कह सकते थे, देन सी टी एक्स इक्वल टू सी ए एक्स टू द पावर एंड दिस इंटू दिस एंड एम टी एक्स इक्वल टू एम ए एक्स। ये तो आपने डायरेक्टली प्रूफ किया था, इसका निकाला उसको डिवाइड कर दिया, उसका निकाला उसको डिवाइड कर दिया, तो इक्वल आ गए थे। ये तो वैसे भी आपको पता है, जब ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, जब ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स होती है तो जो ब्लॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनॉमियल का प्रोडक्ट जो होता है वही बन जाता है इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनॉमियल, और जो एलसीएम होता है मिनिमल पॉलीनॉमियल का वो इसका मिनिमल बन जाता है। इन सब के सीएक्स निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका बन जाएगा पूरे मैट्रिक्स का, तो वो तो सेम ही है, सबका पावर n हो जाएगा, और इन सबका मिनिमल पॉलीनॉमियल सेम है तो एलसीएम भी सेम ही आएगा, है ना, क्योंकि 2 और 2 का एलसीएम 2 होता है। ठीक है, सेम नंबर का एलसीएम सेम ही होता है, सेम ठीक है ये। और फिर इसकी हेल्प से आपने सी जो यहां आया था, जब ब्लॉक में जो मैट्रिक्स होती है ना, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज सम ऑफ द रैंक ऑफ ब्लॉक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज सम ऑफ द रैंक ऑफ ब्लॉक्स, तो रैंक ऑफ टी क्या आ जाएगा, इसकी रैंक प्लस इसकी रैंक प्लस इसकी रैंक, तो n टाइम में n ऐसे ब्लॉक्स हैं। और तीसरा आपने ये भी प्रूफ कर लिया था कि जो मैट्रिक्स A है तो जो डिटरमिनेंट आएगा T का दैट विल बी n आ जाएगा, कंफर्म। और इन सब से आपने लिखा था यहां पर E कि T इज diagonalizable implied by A is है ना। बेसिस की बात करते हैं, यस नहीं देयर एग्जिस्ट कहा ना, एक्चुअली स्टैंडर्ड बेसिस का ही परम्यूटेशन होगा, स्टैंडर्ड बेसिस का ही कोई
परम्यूटेशन होगा। हम परम्यूटेशन मैट्रिक्स में भी जा रहे हैं अभी, ठीक है। ये छोटे छोटे दो हिस्से हैं जिसपे जो फोकस करता है, क्वेश्चन फ्रेम करता है, ठीक है। एरिया वाइज हम लोग काम कर रहे हैं कि किस चीज पे क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम असाइनमेंट उठा रखा है। जिस जिस चीज पे क्वेश्चन बन रहा है वो आपके पास एल्गोरिथम हो बेटर है, ठीक है, कि ये इस टाइप पे क्वेश्चन बनते हैं और हमें ऐसे सॉल्व करना चाहिए। अगर इस तरह कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपके पास मेजर इंफॉर्मेशन आ गई ना। कब मैट्रिक्स डायगोनलाइज होती है हमको पता है ना हमको, कब कब डायगोनलाइज हो सकती है इसके बारे में कुछ तो आइडिया है। अगर सारी आइगन वैल्यू फील्ड में मिल जाएं तभी आप डायगोनलाइज करने की बात करते हो, नहीं तो आप फिर ब्लॉक डायगोनलाइज करते हो। मैट्रिक्स डायगोनलाइज होना सबसे पहले इसी बात पर निर्भर करता है कि वो उसकी आइगन वैल्यू सारी की सारी फील्ड में आ गई कि नहीं। अगर नहीं आई, एक दो आइगन वैल्यू बाहर चली गई फील्ड से, उसके क्लोजर में आ गई, तो फिर आप डायगोनलाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ए की जो एंट्रीज है, पी की एंट्रीज भी वही फील्ड से होती हैं। पी इनवर्स ए पी इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स। पी इनवर्स ए, अगर पी ए डायगोनलाइज होता है इसका मतलब होता है ए सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। दैट इज डेफिनेशन ऑफ डायगोनलाइजेशन। इफ ए इज डायगोनलाइजेबल मींस देयर एग्जिस्ट पी सच दैट पी इनवर्स ए पी इक्वल टू डायगोनल। पी ए और पी इनवर्स सब की एंट्री फील्ड एफ से ही होती है, तो पी इनवर्स ए पी जो डी आएगा उसकी एंट्री कहां से आएंगी, फील्ड एफ से ही आएंगी। बट अगर ए डायगोनलाइज हुआ है, पी इनवर्स ए पी को डायगोनल आया, तो डायगोनल पे कौन आएगा, आइगन वैल्यूज ही आएंगी, क्योंकि डी की आइगन वैल्यू और पी इनवर्स ए पी आइगन वैल्यू सेम ही होने वाली है। और आप कह रहे हो डी डायगोनल है, तो डायगोनल में कौन सी एंट्री आएंगी, आइगन वैल्यूज ही आनी चाहिए ए की। बट आप कह रहे हो सारी आइगन वैल्यूज में अवेलेबल ही नहीं है, तो फील्ड के बाहर से एंट्री कैसे आ जाएंगी पी इनवर्स एपी में, पी इनवर्स एपी में एंट्री तो फील्ड की आएंगे। यानी अगर मैट्रिक्स के पास आइगन वैल्यूज फील्ड में नहीं है, ना तो डायगोनलाइज हो सकती है, ना ही अपर ट्रायंगुलाइज या लोअर ट्रायंगुलाइज भी हो सकती है। हम लोग अपर ट्रायंगुलाइज भी करना जानते हैं मैट्रिक्स को, लोअर ट्रायंगुलाइज करना भी जानते हैं, बट ये इन दोनों तीनों केसेस में डायगोनलाइज होना या ट्रायंगुलाइज होना, आइगन वैल्यूज का फील्ड में होना मस्ट है, ठीक है। एक बार जब आइगन वैल्यू आपको मिल गई, suppose all the eigenvalues lies in the field F, may not be distinct, repeated, but they all are in the field F. We find how many distinct eigenvalues are there. Say lambda 1, lambda 2, lambda k. Lambda 1, lambda 2, lambda k are distinct. We construct different linear operator with the help of lambda i's as b equal to a minus lambda I. इन सारे बीज जो b1, b2, bk मिले हैं, इन सब की नलिटी निकालते हैं, क्योंकि ये जो नए बी बनाते हो इनके नल स्पेस को उस लैम्डा का आइगन स्पेस बोलते हैं। अगर लैम्डा 1 आइगन वैल्यू है तो a माइनस लैम्डा 1 i इज b1, a माइनस लैम्डा 2 i इज b2। ये नई मैट्रिसेस हैं, इन मैट्रिसेस के नल स्पेसेस को आप बोलते हो आइगन स्पेसेस। इनकी डायमेंशंस को बोलते हो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, मतलब डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ बेसिस ऑफ डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेसेस, कार्डिनलिटी ऑफ बेसिस ऑफ आइगन स्पेसेस। तो किसी मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग जितनी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट मिलेंगी उतने ही हमें आइगन स्पेसेस मिलेंगे, और इनकी आइगन स्पेसेस की डायमेंशंस उन आइगन वैल्यूज की जीएम कहलाती हैं। इन सब की जीएम का सम n आ गया तो मैट्रिक्स डायगोनलाइज होगी, नहीं तो नहीं होगी, इफ एंड ओनली इफ। इनकी जीएम का सम n आ गया, यानी हमारे पास जो बेसिस है उनके यूनियन से बेसिस बन जाएगी वेक्टर स्पेस की, ठीक है। तो भले मेरे पास 10 आइगन वैल्यू है, 3 बार 1, 3 बार 2, 3 बार 3, 1 बार 4, हो गई 10। 1 2 3 3 बार और 1 बार 4, तो कितने आइगन स्पेस बनेंगे, 4 आइगन स्पेस बनेंगे। तो 4 लीनियर ऑपरेटर b1, b2, b3, b4। हम b1 की रैंक निकालेंगे, b2 की रैंक, b3 की रैंक, b4 की रैंक निकालेंगे। इन सारी रैंक को 10 में से सेपरेट करेंगे, हमको जीएम मिलना शुरू हो जाएगी। 10 माइनस रैंक ऑफ b1, gm1 एंड सो ऑन। अब इनकी रैंक भी अगली मान लीजिए 3 3 3 और 1 आ गई, नलिटी 3 3 3 1 आ गई, तो हमारे पास 10 Li आइगन वेक्टर आ गए और हम डायगोनलाइज कर पाएंगे। करते कैसे हैं, एक बात पहले कंफर्म किया, am इक्वल टू gm है कि नहीं। व्हाट इज am, कोई आइगन वैल्यू कितनी बार आई हो am, gm वो जो n माइनस रैंक ऑफ b आई, यही तो है, आ रहा ना,
आ रहा है समझ में, है ना? ऐसे तो थिंक विदाउट इंक है ना हम लोग के पास तो। बैठ जाओ। गुड आफ्टरनून। आवाज आई नहीं थी ना इधर से आज, अजीब सा। हाँ। देखना उधर न चले जाना दरवाजे के बाहर, बंद करो उसको, ठीक है? सरक जाए सर, ठीक है? लिखिए, शुरू कर देते हैं। यहां पर इसी से आते हैं। इतना हम लोगों ने समझ कर लिया था। अगर उसमें भी आपको इश्यू है डायरेक्शन में, तो ये एक प्रोसेस था एन एल आई एगेन वेक्टर्स, खत्म। हम इसको कंप्लीट करना चाह रहे थे। इसके बाद एक और प्राइमरी फॉर्मेशन मैट्रिक्स के थोड़ा सा 2-3 रिजल्ट है, एंड देन विल पिक अप असाइनमेंट 4 और 5 और प्रीवियस क्वेश्चंस, एंड देन आईपीएस। दिस द स्मॉल टारगेट ऑफ टुडे, ठीक है? हाँ, पूछ लो। सर, आपने एक जगह लिखा है एपेक्स इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज ए और ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना पड़ेगा, तो वो इफेक्ट मतलब एपेक्स अगर डिग्री ग्रेटर देन 0 है तो ए पॉजिटिव लिखना है, ऐसा इसका नाम है। हाँ, और एक जगह पे लिखा है कि ए ग्रेटर देन 0 इफ एक्स ट्रांसपोज ए ग्रेटर देन 0, तो इधर ए को सिमेट्रिक होना पड़ेगा, कुछ तो नहीं लिखा है के बारे में। देखिए मासूम है लोग हमारी क्लास में, ठीक है? ए पॉजिटिव, इसको लेके बड़ा क्वेश्चन मार्क्स होता है। क्या किसी भी मैट्रिक्स से पॉजिटिव बोलोगे क्या? दैट इज सिंपल क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है? तो ए पॉजिटिव है या नहीं है, जनरली इसको अगर इस सेंस में दिखाए तो इसकी बात नहीं करता है वो, एक्स ट्रांसपोज ए एक्स की बात करता है। इस सेंस में कह दिया था कि अगर ये पॉजिटिव आए तो उसको बोलो पॉजिटिव। बट यहां जब देखा गया ना, जब ऐसा लिखा हुआ है तो क्या किया जाए? स्टार्ट यहां से होता है। ये अगर ए पॉजिटिव कहना चाहते हैं तो एक्चुअली ए का चर्चा नहीं, इसको पॉजिटिव कहना चाहते हैं। ये ए नहीं बता रहा होता, ये बता रहा होता है वो, इसकी बात कर रहा है वो, ये पॉजिटिव। तब उस समय ए को नहीं बोल रहे होते हैं। फिर इसको आप एक्स ट्रांसपोज बी एक्स में कन्वर्ट कर लेते हो जहां बी सिमेट्रिक है, और फिर बी की प्रॉपर्टी से आप इस पॉलिनोमियल को बोलते हो, ए को नहीं बोलते। बी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, और बी का पॉजिटिव होने का मतलब जो यहां निकल के आया, इसका अगर ये पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव होगा, ये कहने का मतलब हुआ। हम जो पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं ना, वो मैट्रिसेस को जो सिमेट्रिक है उनको बोलते हैं। वैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म को आप बोल सकते हो, बट हर क्वाड्रेटिक फॉर्म किसी न किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को करस्पॉन्ड कर रही होती है ना, तो अल्टीमेटली सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ही बोलते हो आप, ठीक है? तो इंग्लिश का अगर एक्स ट्रांसपोज ए एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स को हम पॉजिटिव बोलेंगे। हाँ, मगर अगर जनरल केस में पहले हम एक्स ट्रांसपोज एक्स को अगर पॉजिटिव हो जाए, हाँ, ए को नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते, इसी को बोलते हैं। ए का मतलब एक्स ट्रांसपोज, ऐसे नहीं बोलता ए पर। क्वाड्रेटिक फॉर्म एफ एक्स इज एसोसिएटेड विद सपोज ए, देन इफ दिस इज पॉजिटिव, ये तो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है एन वेरिएबल का, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल, इसमें कुछ भी एक्स रख रहे हो, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही है, तो ये ए ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब ये होता है। इसका मतलब ये नहीं होता। वो तो मैं समझ गई। नहीं समझे? ये ग्रेटर देन 0 कब बोलूंगी? जब वही तो मैं कह रहा हूं कि नहीं बोलते। ए ग्रेटर देन 0 इसका मतलब ये पॉजिटिव है। हाँ, बस। मगर मेरा कॉन्फ्यूजन है सिमेट्रिक, मतलब अब अकेला ए सिमेट्रिक है ना, अकेला ए है, भूल जाइए। जब ए सिमेट्रिक है ना, तो फिर ये इफ एंड ओनली केस के तौर पे आता है कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब एसो पॉजिटिव, जो क्योंकि इस बी की आइगन वैल्यू, सिग्नेचर, इन सबसे सारे काम हो रहे हैं ना, तो बी सब कुछ एनालाइज कर पा रहा है एक्स ट्रांसपोज बी एक्स के बारे में। ऐसा हो सकता है ए की आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स हो, कोई फायदा नहीं होगा। ए की आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स है, बट बी की आइगन वैल्यू सेम आ रहा है एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, इसकी आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स है और बी की आइगन वैल्यू 0 है। हुआ नहीं था? आप ले लीजिए इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए अगर कोई इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसकी आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स हो सकती है, प्योरली इमेजिनरी होंगी, रियल एक्स ट्रांसपोज ए एक्स 0 ऑपरेटर होगा, और जो बी आएगा वो 0 मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 में ए ट्रांसपोज माइनस ए हो जाएगा, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, वो 0 बन जाएगा, तो वो हो गया निल पोटेंट 0 ऑपरेटर। उसकी आइगन वैल्यू 0 आ रही है, तो ए और बी में तो बहुत फर्क आ गया, ठीक है? लूजली अगर किसी आप रियल में, एक्चुअली ये सोचो, बजाय एक और कहना भी चाहिए ए पॉजिटिव, कहना यही चाहिए एक्स ट्रांसपोज ए एक्स पॉजिटिव है। ए के बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए जब तक वो सिमेट्रिक ना हो, और जब वो सिमेट्रिक होती है तो फिर एक्स ट्रांसपोज ए एक्स या ए एक ही चीज है। अगर ए की सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव है तो बोल दो ए पॉजिटिव है। ऑब्वियसली अब ये दम तभी है आपके अंदर कि जब आपको पता है कि सारी आइगन वैल्यू रियल आ रही है। ऐसे कैसे कह दो कि सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, कॉम्प्लेक्स आ गई तो
जब आपको मालूम है ये सिमेट्रिक है तो रियल ही आएंगी, ना, तो हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव की बात कर सकते हैं हम लोग, वहां पर जीरो की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर थे, हमने बात की डायगोनलाइजेशन एक प्रोसेस था जहां पर हमको तरह तरह की मैट्रिक्स दी जाती हैं और कहता है डायगोनलाइज हो रही कि नहीं हो रही है। ठीक है, आपके पास कुछ रूल्स थे, जैसे आपको कन्वीनिएंट लगे। स्टार्ट तो हमेशा आइगन वैल्यू से ही होगा, क्राइटेरिया पॉलिनोमियल या मिनिमम पॉलिनोमियल तो चाहिए, अगर मिनिमल मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो क्राइटेरिया पॉलिनोमियल तो चाहिए, आइगन वैल्यू चाहिए कम से कम, जिनसे ये आइगन स्पेसेस निकाल के इनकी डायमेंशन निकालेंगे और सम अगर n आ गया तो और सिर्फ तभी डायगोनलाइज होगी, नहीं तो नहीं होगी, बात वहीं खत्म हो जाती है। फिर वो ढूंढता है कि डायगोनलाइज नहीं हो रही है तो किस आइगन वैल्यू की वजह से। जो आइगन वैल्यू सेमी सिंपल नहीं होगी वो ही तकलीफ दे सकती है, जो आइगन वैल्यू सेमी सिंपल होगी उसकी AM GM इक्वल होगी, डायमेंशन सम सबका हमेशा n ही आने वाला है, क्योंकि AM GM से कम तो हो नहीं सकता, बराबर हो सकता है। तो जिनका AM 1 है उनका GM भी 1 हो गया, जिनका AM 1 से ज्यादा है उन्हीं का GM को तकलीफ है, केवल उनके लिए निकालिए और कुछ मत कीजिए। तो करना यह चाहिए जब भी आपके सामने आइगन वैल्यूज आए उनकी AM निकालिए और जिसका AM 1 से ज्यादा है केवल उसका GM निकालने की कोशिश कीजिए। इसके पास 4 आइगन वैल्यू हैं, 2 रिपीटेड है और 2 डिस्टिंक्ट हैं। इसका AM 1 है, x माइनस 1 स्क्वायर x और x माइनस 2, ये क्राइटेरिया पॉलिनोमियल है। AM 2, AM 1, AM 1, तो इन दोनों का GM 1, GM 1 आ गया। दिक्कत इसकी है, अगर इसका भी GM मेरा 2 आ जाए तो AM इक्वल GM हर एक के लिए हो जाएगा, डायगोनलाइज हो जाएगी। इसका GM निकालने का तरीका क्या है कि इसमें से आप a माइनस i सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 और 1, ये बन गया हमारा b, a माइनस लैम्डा i, ये बन गया b, और रैंक ऑफ 4 माइनस रैंक ऑफ b इज GM, ये क्या आ गई 1, तो AM is 2, GM is 1, it means it cannot be diagonalized. The reason is eigenvalue lambda equal to 1 whose GM is less than the AM. ठीक है, जो आइगन वैल्यूज जो GM का सम होता है दैट इज नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर इन टोटल। मेरे पास 3 आइगन स्पेस आए, W1, W2, W3, एक 1 के करस्पॉन्डिंग, एक 0 करस्पॉन्डिंग, एक 2 के करस्पॉन्डिंग, ये 3 आइगन स्पेस मेरे पास आए। ठीक है, 3 आइगन स्पेस आए। अब जरा इसी आइगन स्पेस को जो 0 करस्पॉन्डिंग आया था उसके लिए B क्या था, उसका नल स्पेस, तो जो मेरा B आया 0 के करस्पॉन्डिंग वो क्या आएगा 1 1 0 0 0, ये वाली आइगन वैल्यू 0 थी ना, है ना, 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 1, ये 2 था ना तब, हाँ तभी तो 1, तभी 2 ही होगा फिर, और यहां पर 0, तो वही आ जाएगी ना, हाँ ये तो वही आएगी ना, a माइनस 0i कर रहे हैं ना, इट इज a माइनस 0i, ये आ गया। तो इसका जो नल स्पेस है उसकी डायमेंशन कितनी है, ये इसकी पहले तो इसकी रैंक कितनी आई 3, तो रैंक 3 है, तो 4 माइनस 3 1, तो नलिटी 1 आ गई, तो नलिटी ऑफ B नॉट इक्वल टू 1, AM इक्वल टू 1, दिस इज GM, दिस इज GM, तो GM भी 1 नल है ना, AM भी 1, AM तो 1 है ना, इसका x माइनस 1 स्क्वायर x और x माइनस 2, ये तो था ना, तो AM 1 है, ऑब्वियसली GM 1 आना ही था, बट निकाला हमने इसको। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये बन गई इस टाइप की, ये मैट्रिक्स टाइप की है कि नहीं है, इसी टाइप की है ना, B नॉट स्क्वायर 1 1 0 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, ऐसे करेंगे, ये स्क्वायर है। देखिएगा अभी हम लिख रहे थे जब ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स होती है तो ब्लॉक्स की रैंक का सम जो होता है वही मैट्रिक्स का रैंक हो जाता है। इसका स्क्वायर करेंगे, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, रैंक तो अभी भी 2 रहेगी, इसकी रैंक 2 ही रहेगी, इसकी रैंक 0 ही रहेगी, इसकी रैंक 1 रहेगी, 20 का रैंक कितनी आएगी
अभी भी 3 आएगी। बी क्यूब की रैंक कितनी आएगी? अभी भी 3 आएगी। तो बी स्क्वायर की रैंक 3 आई, तो है ना, नलिटी ऑफ बी स्क्वायर जो आएगा वो भी अभी 1 आएगा। नलिटी ऑफ बी क्यूब क्या आएगा? बी नॉट क्यूब, वो भी 1 आएगा। इन्हीं का क्यूब करते चले जाइए। बात समझ नहीं आ रही है? जब डायगोनलाइज हो रही तो बात वही खत्म हो गई। जब डायगोनलाइज नहीं हुई तो उस आइगन वैल्यू को पकड़ने की कोशिश करते हैं जिसकी एक से ज्यादा हो। मैं इसके लिए जहां कर रहा हूं कि इस केस में हमेशा ऐसा होगा कि ये वही रहेगा, डायमेंशन कभी भी चेंज नहीं होगी। बी स्क्वायर अगर am इक्वल टू जीएम है, आप बढ़ाते जाओगे, चेंज नहीं होगा। 2 करस्पॉन्डिंग करके देखो, आप 2 करस्पॉन्डिंग जब सबट्रैक्ट करोगे यहां पर, तो यहां क्या आएगा? 2 सबट्रैक्ट करोगे यहां से, तो यहां -1 -2, ठीक है। तो एक ब्लॉक ये ब्लॉक वही रहेगा, स्क्वायर करते जाओगे ना तो रैंक वही रहेगी, हैंस नलिटी में वही रहेगी, एन माइनस नंबर सेम आ रहा है। तो क्या करना होता है, मेरे पास जो आइगन जो बी आया a माइनस लैम्डा आई, आपको पता है इसका नल स्पेस बी जो है वो नल स्पेस ऑफ बी स्क्वायर में होता है, किसी भी टी के लिए करेक्ट होता है। तो ये इसका सब स्पेस, ये दोनों इसके सब स्पेस एंड सो ऑन। अगर सब स्पेस की डायमेंशन वेक्टर स्पेस के बराबर हो जाए तो दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसकी डायमेंशन वही है जो इसकी है। तो यहां पर जैसे आपने कहा एन ऑफ बीटा स्क्वायर इक्वल टू इसकी जो बी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर वो भी 1 आया, उसकी भी 1 थी। इसका मतलब क्या हुआ? एन बी स्क्वायर इक्वल टू एन बी इज कंटेन इन एन बी स्क्वायर, एन बी इज कंटेन इन एन बी स्क्वायर, डायमेंशन इक्वल है तो दोनों इक्वल हो गए। केवल डायमेंशन इक्वल होने से कोई दो रैंडम नल स्पेस इक्वल नहीं हो जाते किसी डिफरेंट ऑपरेटर के। बी और बी स्क्वायर डिफरेंट ऑपरेटर है, देखो बी और बी स्क्वायर डिफरेंट ऑपरेटर है। उसके बाद भी चूंकि ये रिजल्ट मेरे पास से हम करके आए हैं अलग से, इसका मतलब ये है कि जैसे ही डायमेंशन इक्वल होगी तो हम उनको इक्वल कह देंगे, ठीक है। तो जिसकी जैसे इस केस में देखा था आपने, इस वाले केस में देखोगे तो बी और बी स्क्वायर की अलग अलग आ रही है। बी स्क्वायर इस 1 केस में क्या आया था? 1 वाले केस, इस वाले अगर यहां देखते मेरा बी इक्वल टू ए माइनस आई आता तो नलिटी ऑफ बी जो थी वो कितनी थी? 1, जबकि नलिटी ऑफ बी स्क्वायर निकालोगे वो 2 आ जाएगी। करके देखो, क्योंकि रैंक कम हो गई ना। बी क्या है मेरा? a माइनस आई, तो 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 1, इसका और इसका अभी रैंक कितनी है इसकी? 3, तो नल्टी कितनी हो गई? 1। अब इसका स्क्वायर करो, व्हाट इज बी स्क्वायर? बी स्क्वायर करोगे आप तो 0 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 1 0 0 0 0 1, ठीक है। ये आ गया हमारा, ये बी स्क्वायर किया हमने। अब इसकी रैंक कितनी हो गई? 2, तो नलिटी कितनी हो गई? 2, तो इसकी नलिटी 2 आ गई। नहीं, जिन आइगन वैल्यूज की जीएम कम होती है एएम से, उनके करस्पॉन्डिंग बनने वाले जो बी है, तो बी की रैंक मान लीजिए हमारे, मतलब बी की नलिटी मान लीजिए के है, तो बी स्क्वायर की नलिटी आएगी वो के से कम नहीं आएगी, क्योंकि बी एन बी तो कंटेन है एन बी स्क्वायर में ना, जो भी है ना, तो बढ़ सकती है, इक्वल हो सकती है। जैसे ही इक्वल आ जाती है हम कहते हैं कि वो जो मिला है हमको ऑपरेटर बी टू पावर के, इस ऑपरेटर का नल स्पेस जनरलाइज्ड आइगन स्पेस कहलाता है, और इसकी नलिटी एग्जैक्टली एएम की इक्वल आती है। इसकी नलिटी हमेशा एएम के इक्वल ही आएगी, और अब डायरेक्ट सम बन जाएगा। बाकी का तो था ही, कॉमन कुछ भी नहीं है इन सब में, तो जो आइगन स्पेस थे वो तो थे ही, जो आइगन स्पेस नहीं है उनके जनरलाइज आइगन स्पेस लेके आओ, और अब W1 W2 WK जो बनेंगे ना, ये डायरेक्ट सम बना देंगे V का। उसमें कुछ आइगन स्पेसेस है, कुछ जनरलाइज आइगन स्पेसेस है, इन सब की डायमेंशन n ही आ रहा है, और ये सारे T इनवेरिएंट है, चाहे आइगन स्पेस हो चाहे जनरलाइज आइगन स्पेस हो, ये सब T इनवेरिएंट होते हैं। और इसका फायदा ये हुआ कि अब जब आपने कन्वर्ट कर ही लिया, आइगन स्पेस मिल ही गया आपको जनरलाइज, W1 W2 WK, अब फिर से एक नई मैट्रिक्स बना उसी T की, बट अब किस बेसिस रिस्पेक्ट में? जो WIs है ना, इनके बेसिस लो, इनका यूनियन लो, एक नई बेसिस मिल गई,
और इस बेसिस के रिस्पेक्ट में अगर आप बनाओगे ना मैट्रिक्स फिर से, तो वो ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स आएगी। ये जो ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है ये बनाती है कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए दिया था, आपने कैसे पॉलिनोमियल निकाले, आइगन वैल्यूज निकाली, इन आइगन वैल्यूज के एम जीएम देखे, अगर इक्वल हो गए तो सारे आइगन स्पेसेस डायरेक्ट सम बन गया। और अब इनकी बेसिस के यूनियन से अगर मैट्रिक्स बनाओगे तो वो डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगी। यही होता था। W1 W के आइगन स्पेसेस हैं और समेशन जीएम हमारी उसकी इक्वल आ रही है एन के, तो इन आइगन स्पेसेस कॉरस्पॉन्डिंग आप खुद देख लीजिए, मान लीजिए W1 W2 और W3 ये तीन आइगन स्पेस है। आइगन स्पेस तीन वेरिएंट होते हैं और V इक्वल टू W1 W2 W3 ऐसा है। ये आइगन स्पेस, ये आइगन स्पेस है, इसकी डायमेंशन प्लस इसकी डायमेंशन प्लस इसकी डायमेंशन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V होना चाहिए। और n Li आइगन वेक्टर आए तो पक्का हो रहा होगा, AM इक्वल टू GM है तो पक्का हो रहा होगा। वही सब देख के तो आगे बढ़े थे। इसकी बेसिस S1, इसकी बेसिस S2, इसकी बेसिस S3, तो S1 यूनियन S2 यूनियन S3 इज द बेसिस ऑफ। तो अब जब T V से जो V था ना, अब अगर T निकालो S और S, तो ये जो आएगा ये A1 A2 A3 आएगा, जहां A1 W1 के ऊपर यही ऑपरेटर है इंड्यूस्ड, A2 W2 के ऊपर है। ये A1 A2 A3 किसकी मैट्रिसेस है? T1 ऑन W1 टू W1 S1 के रिस्पेक्ट में, T2 S2 रिस्पेक्ट में, किस पे? W2 पे। वो मैट्रिक्स बनाओगे यही आएंगे। लेकिन W1 क्या है? आइगन स्पेस। W1 क्या है? आइगन स्पेस। तो इसका जो बेसिस है मान लीजिए X1 X2 XR, व्हाट इज T ऑफ X1? λ1 X1, T ऑफ X2 λ1 X2, T ऑफ XR λ1 XR। केवल W1 करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं। तो A1 के डायगोनल पे आएगा λ1 और बाकी सारे जीरो, A2 के डायगोनल पे आएगा λ2 बाकी सारे जीरो, और A3 डायगोनल पे आएगा λ3। दैट इज व्हाट द वे हाउ वी डायगोनलाइज्ड आइगन स्पेसेस की बेसिस के रिस्पेक्ट में। फिर से तीन मैट्रिक्स बना देते हैं, ये अपने आप स्केलर मैट्रिक्स आती है, ये हमेशा स्केलर मैट्रिक्स आएंगी। T ऑफ X इक्वल टू λ X ही तो है ना उसके रिस्पेक्ट में, और फिर वो डायगोनलाइज हो गई। लेकिन अगर ये दो आइगन स्पेस है बट ये आइगन स्पेस नहीं है, क्योंकि AM GM से लेस था, GM AM से लेस था। अगर GM AM से लेस होगा तो भले ये आइगन स्पेस हो लेकिन डायरेक्ट सम नहीं बनाएगा, क्योंकि डायरेक्ट सम बनाने के लिए तो डायमेंशन का सम तो आना चाहिए ना, इसकी डायमेंशन तो कम हो गई उससे। तो फिर यहां W1 यूज नहीं कर सकते आप। अब क्या यूज करोगे? λ1 करस्पॉन्डिंग जनरलाइज आइगन स्पेस। अब वो आइगन स्पेस जो आएगा उससे करस्पॉन्डिंग ये मैट्रिक्स होगी, बाकी दो करस्पॉन्डिंग। ये दो अभी भी डायगोनल आई, लेकिन ये फिर डायगोनल नहीं आएगी। ये ब्लॉक मैट्रिक्स तो है बट ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। फिर हमने क्या कर दिया? इसको ब्लॉक डायगोनलाइज कर दिया विद द हेल्प ऑफ आइगन स्पेस। ये इतना कम्बरसम प्रोसेस है आइगन स्पेस का कि वो B स्क्वायर B क्यूब इनकी एक तो ऑपरेट करना, रैंक निकालना, फिर नल स्पेस निकालना, फिर बेसिस निकालना, ऐसे तो ढूंढा जाता था। तो एक वे अराउंड ढूंढा गया किसी और तरीके से, कॉल्ड जेसी फॉर्म। वहां पर जो A1 A2 A3 है डायरेक्ट स्पेशली ऐसे ही बनाए जा रहे थे, जो हमने आपको डिस्कस किया था कि आपने मिनिमल पॉलिनोमियल लिख लिया, रिपीटेड आइगन वैल्यूज है, एक आइगन वैल्यू लीजिए, उसके अकॉर्डिंग जॉर्डन ब्लॉक्स बनाना शुरू कीजिए और वो बनना शुरू करेंगे। वो भी डायगोनलाइजेशन ही है बट ब्लॉक डायगोनलाइजेशन है। वो कैसे बनाए जाए उसके 5-6 रिजल्ट आपके पास है, और उनसे कंप्लीटली ब्लॉक बन जाते थे। तो ये जो ब्लॉक बनते थे बाय डायगोनल या डायगोनल बनते थे एज पर द AM GM एंड सम अदर रिजल्ट्स लाइक रूल्स फॉर नंबर ऑफ ब्लॉक, साइज ऑफ ब्लॉक, है ना, ये सब रूल्स थे ना हमारे पास। मिनिमल पॉलिनोमियल, कार्टेशियन पॉलिनोमियल, इन सब की हेल्प से आप, और वो एक जो फार्मूला है किसी ऑर्डर के कितने ब्लॉक हो सकते हैं, क्या फार्मूला है? ऑर्डर K के ब्लॉक निकालना है, यस, रैंक ऑफ A माइनस लैम्डा I टू द पावर K माइनस 1 प्लस रैंक ऑफ A माइनस लैम्डा I टू पावर K प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ रैंक ऑफ A माइनस लैम्डा I टू पावर K। ये जो नंबर आता है K रख दीजिए, लैम्डा रख दीजिए, आपको नंबर मिलते रहेंगे। ये बताएंगे कितने ब्लॉक होने, एग्जैक्टली इतने ही ब्लॉक होंगे। ये यूनिकली बता देता है आपको। कई बार 2-2 ऑप्शन आ जाया करते थे ना, ये आके टाई ब्रेक कर देता है। ये एक्चुअल टाई ब्रेकर यही है, ये जो नंबर ऑफ ब्लॉक है। तो आपने जेसी फॉर्म लिखा है, एक हिस्सा ये था समझने का, समझ गए? यस सर। हमने वो पढ़ा था कि एक की अगर वैल्यू अल्फा है तो इस तरह की अल्फा स्क्वायर हो गई, चलते रहेंगे। तो वापस आने के लिए पॉजिटिव सेमी डेफिनेट और पॉजिटिव डेफिनेट चाहिए या कुछ? पॉजिटिव सेमी डेफिनेट काम मिल जाएगा, जीरो ही तो है ना पर।
अगर डायगोनाइजेबल है, सिमेट्रिक है, तो काम चल ही जाएगा वहां तक। ऑब्वियसली पी इनवर्स ए पी इक्वल टू डी बन रहा है ना आपका, और डी इक्वल टू ई बी स्क्वायर लिख सकते हो आप, डी इक्वल टू बी स्क्वायर, और फिर ये उसके सिमिलर हो गया तो पावर के सिमिलर हो जाएगा, वहां से कर ही सकते हो आप। ठीक है, फिर आप लोगों ने ये, तो ये हमारा वो सेगमेंट था आइगन वैल्यू जब स्टार्ट हुआ था, है ना। आज ही 50 मिनट बात चल रही थी कि हम लोग को, हाँ एज यूजुअल लड़की, हाँ बोलो। अच्छा आपने बोला था ना अगर रोज हम सबके सेम है, हाँ तो वो वाला जो वैल्यू आएगा वो आइगन वैल्यू हो जाएगा। बिल्कुल। मगर एक मैट्रिक्स है एग्जाम में आए थे, वो मैट्रिक्स एग्जाम में आया था, एक आए नहीं थे, इतनी जरूरत दो मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स नहीं हो गया, अमिताभ बच्चन हो गए, आई थे। कुछ नहीं, आप बोलो। हाँ 1010 फर्स्ट रो, सम 2 हो गया, इसके बाद 0101, सम 2 हो गया, इसके बाद 1010, सम 2 हो गया, इसके बाद 0110। हाँ सम 2 हो गया। हाँ इसका एक आइगन वैल्यू तो पता चल गया 2 होगा, हाँ मगर इसका जो सारे आइगन वैल्यू होगा उसको डिटरमिनेट ना करके कैसे पता चलेगा? हाँ, तो एक आइगन 2 हो गया, मैट्रिक्स 4x4 मैट्रिक्स है आपकी ना, बड़ी नहीं हो गई। सर इससे भी बड़ा आते हैं। अरे बाबा कोई जगह आफत नहीं है, आफत कौन सी है। अल्टीमेटली देखिए लीनियर अलजेब्रा बहुत आसान है जब तक डिटरमिनेंट ना निकालना पड़े। जब तक कि डिटरमिनेंट नहीं निकालनी है, लीनियर अलजेब्रा आसान टॉपिक नहीं है। बाकी सब तो फंडामेंटल ही है, मैथ रखते जाओ होता जाता है। इनकी मैट्रिक्स है 1 0 1 0 0 1 0 1, उसके बाद मुझे नहीं याद है 1 0 1 0 0 1 1। एक तो थामा एक तो ना जब मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट हमेशा नहीं निकाला जाता, रोज देखी जाती ना, रोज LILD है कि नहीं है। तो कई बार आपको जो है उसमें दिया जाएगा ना, कुछ ऊपर थोड़ी रखता, बढ़िया मैट्रिक्स ने दे रखी है, आप जो एग्जाम्पल उठा रहे हो उसी में इनबिल्ट होता है कैसे कैसे निकालेंगे। आप रैंडम रूल नहीं बना सकते कि बिना एक्चुअली डिटरमिनेंट निकाले हमें आइगन वैल्यू निकालनी है, नहीं पॉसिबल है। दैट डिपेंड्स ओनली एंड सोनली ऑन द एंट्रीज कैसे बिहेव कर रही हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स है और बहुत फंडामेंटल है। आप देखो इसमें ये और ये, तो क्या रैंक है इसकी? 2। डिटरमिनेंट तो 0 हो ही है कम से कम, और एक आइगन वैल्यू 2 तो हो ही चुकी है आपकी, पक्का 2 मिल गई आपको ना, बाकी 2 रह गई। ट्रेस क्या है इसकी? 4। जीरो 2 आ गए ना, ऐसे नहीं कह सकते, ऐसे नहीं बोल सकते। कोई भी फर्क नहीं, अगर इसी की चर्चा कर रहे हो। अच्छा एक तरीका और सुनना, समझो x माइनस x माइनस x माइनस x माइनस, ठीक है। x इक्वल टू कुछ रखने पे ना, अगर 2 रो आइडेंटिकल होती हैं, 3 रो आइडेंटिकल होती है, उस तरह से हम निकालना शुरू करते हैं। जैसे यहां पे उस मेथड का भी इस्तेमाल करो, जैसे यहां पे 2 रो एक आइडेंटिकल हो गई और 2 रो इसके आइडेंटिकल हो गई, तो 2 आइगन वैल्यू 0 2 बार तो आ रही है। 2 रोज आइडेंटिकल, दैट हैज टू बी रिपीटेड, और वहां से भी 2 बार x 2 बार कॉमन आएगा ना। यहां से x, अगर आपने x 0 पुट किया यहां पर, तो x स्क्वायर कॉमन, डिटरमिनेंट में तो एक रो से कॉमन आता है ना, इसको 0 कर देंगे, वहां से x स्क्वायर, तो 0 0 2 ये मिला है। अब ट्रेस दिखा रहे हो तो चौथी आइगन वैल्यू 2 हो जाएगी वहां से। अब तो ट्रेस 4 है ना, तो यहां से आ जाएगी, नहीं तो शुरू हो जाइए। बट हिट एंड ट्रायल से आप देखते हो डिटरमिनेंट किस किस वजह से 0 हो रहा है, ये देखना होगा आपको, डिटरमिनेंट किस किस वजह से 0। और जैसे यही आपने लिख लिया ना इस तरह से x माइनस, अब आप जैसे इसको इससे ऐड करना सकते, वही सब करना पड़ेगा आपको ना। तो बजाय करने के पहले x को रखना शुरू करो। जैसे x 0 पुट किया ना, ये दो इक्वल हो गई, ये 2 इक्वल हो गई, तो 0 आइगन वैल्यू यहां से मिल गई। हाँ पहले तो उसे LI बनाएंगे ना सारे नोट्स को,
नहीं अरे एक का तो ध्यान रखिए, अच्छा आपने ध्यान रखा, कभी किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालना है ना, ऐसा मत करना कि उसको रो कॉलम ट्रांसफॉर्म करके आपने आपका डायगोनल बना लिया और डायगोनल एंट्री आइगन वैल्यू बन गई, कभी नहीं, वो गड़बड़ हो जाएगा मामला वहां पर, है ना। इस तरह से करते हो, सिमिलर जब तक रहेगी तब तक आइगन वैल्यू सेम रहेगी। आपने ऐसा कुछ भी गुणा भाग कर दिया कि सिमिलरिटी ब्रेक हो गई तो आइगन वैल्यू ब्रेक हो सकती है, चेंज हो सकती है, ठीक है। हां, अगर आपको गारंटी मिल जाए कि मैट्रिक्स डायगोनलाइज हो रही है, जैसे इसको मुझे नहीं पता, इट कैन बी, अगर उसने दे दिया साथ में, लेट ए इज अ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स लाइक दीज आर द एंट्रीज, अब तो रैंक बहुत काम की चीज है। जैसे आपने मतलब जिसने 5x5 मैट्रिक्स दी, लेट ए इज अ 5x5 डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स ऑफ रैंक 2, कोई दिक्कत नहीं है, भाई डिटरमिनेंट 0 हो सकता है ना उनका भी, तो मिर्ची मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 0 है, डायगोनलाइज होती है वो। So if a matrix can be diagonalized of order 5 with rank 2 means 0 0 0 definitely eigenvalue and 2 non-zero eigenvalue, 2 non-zero eigenvalue, पक्का ना। अब जो दो नॉन जीरो आइगन वैल्यू आई है हमारी, वो उनका सम ट्रेस के इक्वल हो जाएगा, अब और अगर गैस कुछ और हिंट देगा तो गैस करें, अभी है ना आपको उसमें कितने सारे मैट्रिक्स दी हुई हैं, सब में एज इट इज देखते ही हो रहा है, वैल्यू देख रहे हैं और ये उसी से हो जा रहा है। मैं काम करता हूं थोड़ी देर के लिए, इसको खत्म किया, परम्यूटेशन खत्म करता हूं, असाइनमेंट उठा लेते हैं। एक बार देखिए कहां कहां टूल मिल रहे हैं, है ना। 1 to 90 में मत जाना, जो भी एग्जाम्पल जो भी होते हैं, सर पहला बता दो, दूसरा बताओ, तीसरा बता दो, तो महीने भर यही करते रहेंगे। बट आई विल फाइंड आउट कि जैसे पहले में कि इसमें ये टूल इंपॉर्टेंट है, ये टूल, बस ये हिंट देख लो और वो रिटेन करो, हमें ये करना होगा किसी भी असाइनमेंट को। जैसे अगला भी इनर प्रोडक्ट का है या प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, किसी भी क्वेश्चन के आगे आपको हिंट लिखनी होती है, दिस इज द रूल विच आई शुड फोकस इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये तो याद रखना, इस बार इस पर क्वेश्चन आ रहा है और वो क्वेश्चन ये वाला है, केवल ये, इसकी हेल्प से वो डायगोनलाइज करा रहा होगा कि फॉर, ये क्वेश्चन कैसा है वो बता देता हूं आपको, देखना। फिर देन फॉर विच ऑफ दी, ये देगा 4x4, ये 4x4, ठीक है, ए टी कैन बी डायगोनलाइज, ठीक है। इसका सी ऑप्शन बनेगा, बबल करके आना। आपको जो ए देगा वो पूछेगा कि किस ए के लिए, अभी ताजा पढ़ा है तो याद है सारा, नहीं तो इसकी मैट्रिक्स बनने वाली 16x16, ठीक है। तो चार, फॉर विच ऑफ दी ए मैट्रिक्स टी कैन बी डायगोनलाइज्ड, पहला ए, जीरो 1 0 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 0। सुंदर ए, बस अगले में मैं चेंज करता जाऊंगा, इसी में ही बार थोड़ी लिखूंगा, इसी में चेंज करते जाएंगे। एक ये ए, दूसरे में यहां पर 1 लगा दीजिए, तीसरी मिर्ची मैट्रिक्स एंट्री 1, सी बोला था ना, सी आंसर बनाऊंगा, अच्छा अभी भूल गया तो मैं सी बनाना है आंसर, मेरे को अपने आप आ गया, इसका मतलब यही आएगा, ठीक है। डी, ये देगा 1 2 3 3, ये 4 मैट्रिसेस हैं, इसमें किसमें टी कैन बी डायगोनलाइज, कैन बी अ गुड क्वेश्चन, सिंपल, वो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, वो डायरेक्ट पूछ ले ए और टी के मिनिमम पॉलीमर के बारे में, या सीधे उसका एप्लीकेशन पूछ ले। आपको पता है ए और टी एक साथ डायगोनलाइज होती हैं जब ए, समझ में आया क्वेश्चन? नहीं ये सही है, क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर समझ में नहीं आया, गलत है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन समझ में आता तो आंसर अपने समझ आता। क्वेश्चन समझाओ मेरे को,
इसके बारे में क्या जानते हो? अभी कराया और अभी क्वेश्चन पूछा। अगर ऐसा हो सकता है तो बहुत सारे लोगों से ऐसा हो सकता है। क्या पूछ रहे हैं हम? टी डायगोनलाइज कब होगा, यही पूछ रहे हैं। क्या लिखा है पीछे नोट्स में आपने? अभी थोड़ी देर पहले टी और ए पीछे लिखो ना जो। हाँ देखो, है तो इनमें से कौन सी ए डायगोनलाइज होगी वही चेक करना है आपको। कौन सी ए डायगोनलाइज होगी? जो चारों ए है ना वो जेसी फॉर्म में है। जब एंटी बाय डायगोनल मैट्रिक्स देखा करो ना, या मैट्रिक्स, ये डायगोनलाइज होती है कि नहीं होती है कि नहीं? क्यों? ये तो मिर्ची मैट्रिक्स है यार, इसके बारे में टेंशन ही नहीं है ना। ये तो उफो, कुछ मैट्रिक्स के बारे में तो सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए भाई। मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी है, मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है, मैट्रिक्स ये है, सिमेट्रिक है, कुछ नहीं करना। हम अगर ऑप्शन दे देते कुछ और भी दे सकते थे, 1 1 -1 -1, ठीक है। 2016 तो ये सिमेट्रिक है, तो ये भी डायगोनलाइज हो रही है, ये मिर्ची में डायगोनलाइज हो रही है। ये जेसी फॉर्म है, देखो ना बाय डायगोनल मैट्रिक्स देखो 1 0 2, तो जेसी फॉर्म्स है। और जेसी फॉर्म में ये ब्लॉक बन रहा है, ये 2x2 ब्लॉक है, ये 1+1, ये कहां है? ये देखो, ये 2x2 ब्लॉक है एक, ये और ये 1। तो ध्यान दो, क्वेश्चन का टाइप क्या हुआ? अगर इस तरह की मैट्रिक्स है, यहां पर जो वैल्यूज है, यहां 1 1 1 1 टाइप की एंट्रीज कहीं है कहीं नहीं है। अगर आप इस टाइप से ब्लॉक बना पाए कि इस ब्लॉक में ये सेम आना चाहिए, इस ब्लॉक, अब से 1 1 0 2 कर दिया, आप नहीं बना पाओगे ब्लॉक ना। अब डायगोनल पे तो आ रहा है, ये 1 तो आ रहा है, बट अब ब्लॉक थोड़ी बना पाओगे आप। यहां पर 0 होता तब ये ब्लॉक बनता। उसमें डायगोनल जब ब्लॉक 2x2 बना तो ये सेम होना चाहिए। जैसे यहां पर ये एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक, नहीं ये एक हो गया ना। अब ये 2, अगर एक भी ब्लॉक हमारा 1+1 का नहीं रह गया, वो कभी डायगोनलाइज नहीं होगी। जेसी फॉर्म का तो फायदा यही था। दैट मीन्स दिस कैन नॉट बी डायगोनलाइज, दिस कैन नॉट बी डायगोनलाइज, दीज टू कैन बी डायगोनलाइज। तो बी और सी ऑप्शन है। हम तो पार्ट बी में डाल रहे थे क्वेश्चन, अब सी में चला गया वो, ठीक है, समझ गए? तो वो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, लेकिन नहीं होने की वजह सिर्फ यही है कि जो 7-8 आपने स्टेटमेंट लिखे उस पर आप काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब इसी में पूछ ले इतना, देन फॉर विच, अब यह हटा के, यह हटा के यहां पर कह दिया, देन रैंक ऑफ ए इक्वल टू 4 आएगी ना, 4 इफ रैंक ए की 4 कब आएगी? अब एक है ना, और इसको हटा दिया, इसको सी कर दिया और इसको डी कर दिया, नन ऑफ दीज। पता नहीं ना, चेक नहीं किया मैंने, अगर आंसर नहीं हुआ तो। अब इसकी रैंक 1 है, अभी आपने लिखा है n इंटू रैंक ऑफ ए, n इंटू रैंक ऑफ ए, इसमें आ गई, इसमें टी पूछ रहे हैं ना। हाँ, रैंक ऑफ, सब कुछ टी के बारे में पूछ रहे हैं। रैंक ऑफ टी इसमें तो हो गया, बाकी इसमें चेक करनी पड़ेगी आपको। इसमें तो है ही नहीं, इसमें 700 देगा, रोज 200 है तो जिससे ज्यादा हो गया, और इसमें भी 2 LI हो गई यहां पर, तो उसकी रैंक कम से कम 2 आ गई, तो कितनी आ जाएगी? 8 कम से कम आएगी, 4 नहीं आएगी ना। तो इसमें भी नहीं है, पूरा रैंक थोड़ी निकालनी है। अगर इसकी रैंक 4 आनी है, टी की रैंक 4 आनी है, तो व्हाट इज रैंक ऑफ टी? n इंटू रैंक ऑफ ए, 4 इंटू रैंक ऑफ ए, दिस इज 4, तो रैंक ऑफ ए शुड बी 1। देखो किसमें रैंक ऑफ ए 1 है, इसमें 2x2 मैट्रिक्स एक माइनर मिल रहा है, तो रैंक 1 तो नहीं हो सकती, 2 या उससे ज्यादा होगी, खत्म। इसमें भी मिल रहा है, नहीं हो सकती, इसमें पक्का मिल रहा है, या कुछ और दे देगा तो कुछ और भी हो सकते हैं वहां पर, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं, सोचने की कोशिश कीजिए यहां पर, ठीक है।
कल हमने आपको परमिशन पढ़ा दिया था, परमिशन मैट्रिसेस का रिजल्ट दिखा दिए थे, पीपीएम के रिजल्ट दिखाए थे। कौन कौन से रिजल्ट दिखाए थे आपको? पीपीएम के रिजल्ट दिखाए थे आपको, दिखा ना? अच्छा, कुछ लिखाए थे ना? बस ये खत्म करते हैं, आपके असाइनमेंट पे जाना है मेरे को किसी भी हालत में, आज बहुत हो गया। हाँ हाँ, जब पीपीएम वही बता देंगे साथ में ही उसी से बताएंगे, ठीक है। वन 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 3 है ना? यहां पर अपने हिसाब से देखो, मैं कह रहा हूं अगर वो आपको ऐसे बाय डायगोनल दिख रही है, आप जॉर्डन ब्लॉक बनाने की कोशिश करो। जॉर्डन ब्लॉक में डायगोनल पे सेम एंट्री आती है और सब डायगोनल हमारा 1 1 1 हो जाता है। तो ये एक साथ तो दो ले सकते, ये एक, बट फिर ये नहीं करेंगे, उसके बाद 0 होना चाहिए। ये यही तरीका हो सकता है। तो दिस इज जेसी फॉर्म, द मैट्रिक्स इज रेडीमेड इन द जेसी फॉर्म। टू मैट्रिक्स आर सिमिलर इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम जेसी फॉर्म। ये और अ मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ इट्स जेसी फॉर्म कंटेन्स डायगोनल मैट्रिक्स ओनली। ऑल द जॉर्डन ब्लॉक्स आर डायगोनल। एक जॉर्डन ब्लॉक आया जो डायगोनल नहीं है, दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स कैन नॉट बी डायगोनलाइज्ड, है ना? पक्का। और इस मैट्रिक्स इस तरह से इसके जो मिनिमम, जो ब्लॉक का साइज होता है ना, इसका जो मिनिमम पॉलिनोमियल आएगा, मिनिमम पॉलिनोमियल x-1 x-2, और ये 2 का ब्लॉक बना x-3 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये 0 कर देंगे यहां पर तो यही ये हट जाएगा, ठीक है। यहां 1 किया तो ये स्क्वायर आ गया, ये मिनिमल, और फिर यही कैसे पॉलिनोमियल। जब भी मैट्रिक्स देखो एक बार ब्लॉक फॉर्मेट देखने की कोशिश किया करो, किस फॉर्मेट बन रहा है, फिर उसके अलग अलग एलसीएम ले सकते हो, वो सब वही आएगा। इसका क्या आएगा? मिनिमल वही आ रहा है, x-3 स्क्वायर। कंफर्म, ठीक है। चलिए, तो फिर मिनिमल मैनेजर ने लिखा दिया था, 2 चीज छोटी सी रह गई थी, वो खत्म कर देता हूं आपको लिखा के। कोई प्राइमरी परमिशन मैट्रिक्स है? किसी पे विकास बेस्ट है क्या? बिस्ट मेरे केबल में रखिए, बोलना अनुज को बिस्ट की बुक दे देगा। एक दो क्वेश्चन है, उसको उठा देते हैं आपको। देखिए, तो प्राइमरी परमिशन मैट्रिक्स बारे में हम लोग 3-4 चीज जानते हैं, जैसे कि ये बनती कैसे है, कैसे बनती है? रीअरेंजमेंट ऑफ कॉलम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स और एनी ट्रांसफॉर्मेशन T(Rn to Rn) so that x1 x2 xn is mapped to x sigma 1 x sigma 2 x sigma n, where sigma is member of Sn is a group of permutation of degree n। ये जो मैट्रिसेस होती हैं, इनकी सारी एंट्रीज 0 या 1 में ही हो सकती हैं। इनकी सारी मैट्रिसेस 0 या 1 से ही होंगी। हर रो हर कॉलम में 1 1 और बाकी सारे 0 होंगे। ये मैट्रिक्स मेरी P ट्रांसपोज P करोगे तो आइडेंटिटी दे देगी, P ट्रांजुगेट P करोगे तो आइडेंटिटी दे देगी, जिसका मतलब होता है कि ये मैट्रिक्स मेरी ऑर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिसेस हैं। क्लियर? और a टू दी पावर n फैक्टोरियल हमेशा आइडेंटिटी होगा, क्योंकि सिग्मा Sn का मेंबर है, Sn का ऑर्डर n फैक्टोरियल है। किसी भी ग्रुप के किसी भी एलिमेंट की पावर ऑर्डर ऑफ ग्रुप हो जाता है तो वो एलिमेंट आइडेंटिटी बन जाता है। तो सिग्मा टू दी पावर n फैक्टोरियल हैज टू बी आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जो मैट्रिक्स A आएगी, a टू पावर सिग्मा n हमेशा आइडेंटिटी है। तो इसको तो पक्का सेटिस्फाई करता ही करता है। A अगर कोई परम्यूटेशन मैट्रिक्स है तो x टू दी पावर n फैक्टोरियल -1 ये जो पॉलिनोमियल है मैट्रिक्स को गारंटीड एनिलेट करेगा। बट जो एनिलेट करते हैं किसी मैट्रिक्स को, उन पॉलिनोमियल्स को मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड करता है हमेशा, यानी इन्हीं के फैक्टर्स के तौर पे मिनिमल पॉलिनोमियल हमको मिलेगा। ठीक है, निकालते कैसे हैं मिनिमल पॉलिनोमियल? अब प्राइमरी परम्यूटेशन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू छोटे छोटे रूल्स हैं, आप देख लीजिए, इससे मालूम चलता है डायगोनलाइज होगी कि नहीं होगी।
अगर हमको मिनिमम मिल जाएगा, देख के मालूम चल जाएगा डायग्नोसिस हो रही है कि नहीं हो रही है, कंफर्म, तो वो दिखा देते हैं। अब सबसे पहले ये देखिए, पहला नेक्स्ट पॉइंट उसी में लिख लीजिए कि इफ पी एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स एंड सो ऑन ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस एक्स पावर एन, if px equal to this, then a equal to 0 1 0 0 0 0 0 1 and so on 0 0 1 minus a naught minus a1 minus a n minus 1 n cross n matrix. Then let px is any polynomial, ai belongs to f any field, ठीक है, any field, then a is called the companion matrix corresponding to px. इसी में लिख रहे हैं हम लोग the companion matrix corresponding to px. लास्ट को फिर सारे हमने नेगेटिव लिखे हुए हैं, द कंपेनियन मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू पीएक्स, ठीक है। कंपेनियन मैट्रिक्स हो गया, एंड देन सी ए एक्स इक्वल टू एम ए एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स एंड सो ऑन ए एन माइनस वन प्लस एक्स पावर एन, ठीक है, एक्स पावर एन। ये हम समझते हैं। इन पर्टिकुलर इफ ए इक्वल टू एन क्रॉस एन 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1, ऐसे ना सारे 0 1 0 0 0, इन पर हमने ये मैट्रिक्स ले ली जहां ए नॉट 1 है और बाकी सारे ए आई 0 है। अब पीपीएम देन सी ए एक्स इक्वल टू एम ए एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन माइनस 1। आर क्रॉस आर लिखो ना तो सुंदर लगेगा, आर पक्का। ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, पहले वाले को मिटा देता हूं, इसको क्या है, इसको दैट इज लुक एट इट। ये जो लिखा है आपने, इसका मतलब क्या हुआ कि इस जो मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होंगी वो इस इक्वेशन को होल्ड कर रही होगी। जो भी लैम्डा होगा इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट मींस आयथ रूट ऑफ यूनिटी को तो होल्ड करेगा वो। दिस टू द पावर आर इक्वल टू 0 हो गया ना, 8 पावर आर इक्वल टू आइडेंटिटी, 8 पावर आर इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो 8 पावर आर की क्या होगी, लैम्डा पावर आर। बट 8 पावर आर इक्वल टू 1 है, आइडेंटिटी है, तो लैम्डा पावर आर क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? दिस मीन्स ए टू द पावर आर इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना? That Kant's polynomial satisfied that analytes matrix. Now, let sigma belongs to Sn. Permutation हुआ है थोड़ा बहुत, हाँ. Let sigma belong to Sn such that sigma equal to C1 C2 Ck of length
नहीं मेंशन कर दे, वेयर सी आईज आर डिसजॉइंट साइकिल्स ऑफ लेंथ सी आई एल आई C1 की लेंथ L1, C2 की लेंथ L2 एंड समेशन Li इक्वल टू n, द CD ऑफ सिग्मा. व्हाट इज CD ऑफ सिग्मा? L1, L2, Lk, the multi-set containing L1, L2, Lk and they may be equal is defined as the CD of permutation, है ना, where L1, L2, Lk is called, ये मल्टी सेट है, is called the CD of sigma, है ना.